Good morning, students. Today we will start next topic of chapter organizing. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजिंग में हमने किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसको रिकॉल कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग था इट इज़ ए प्रोसेस that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result. Organizing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डिवाइड करके सिमिलर नेचर की एक्टिविटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालते हैं, सिमिलर नेचर की आइटम को ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसको डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को उनके स्किल, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम देते हैं और उनको रिलेशनशिप बताते हैं कि उनका कौन बॉस होगा और किसके अंडर रह के वो काम करेंगे, उनकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक ढांचा किसे कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम मैनेजरियल यानी मैनेजर द्वारा किए जाने वाले कार्यों और बिजनेस से रिलेटेड डेली रूटीन में जो कार्य किए जाने हैं उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मैनेजर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक फ्रेमवर्क है. बताता है कि मैनेजर ने क्या क्या कार्य करने हैं, हर एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल क्या कार्य करेगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ उनके क्या संबंध होंगे और वो आपस में किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिलेशनशिप बताता है पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज में, यानी लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिसोर्सेज के बीच में. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्ड गोल्स को स्मूथली अचीव कर सके. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत का, कि लोगों तक क्लियर मैसेज पहुँचे और उन्हें जो चीज़ नहीं आती वो अपने बॉस से पूछें. तो यहाँ पे गोल्स को अचीव करने के लिए एक अच्छा कंट्रोल भी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस में बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है. एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करता है. इसको हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से कि सोनाली ने एक ट्रैवल एजेंसी ओपन की और अपनी एजेंसी की सक्सेस के लिए, यानी उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उसने अपने कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप कायम की, एक हारमोनियस रिलेशनशिप पैदा की. अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, यानी अपने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में. अपने टोटल वर्क को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में या फंक्शन को डिवाइड करा, एक ही बात है. पहला ऑपरेशन,
सेकंड सेल एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशन में उसने इंक्लूड किया ट्रैवल काउंसलर को, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग को और कस्टमर केयर को। दूसरे फंक्शन में उसने इंक्लूड किया सेल में इंक्लूड किया अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को। थर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया बुक कीपर को, कैशियर और यूटिलिटी पर्सोनल को। तो इस तरह उसने अपना टोटल वर्क फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया और एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हर एक व्यक्ति की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड की। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक बिजनेस की साइज़ में ग्रो करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ उसमें कोऑर्डिनेशन भी पैदा करता है। वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है कि समय आने पर उसे इंक्रीज़ किया जा सके अकॉर्डिंग टू न्यू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू न्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म शोन? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे शो किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फर्म का, एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा हम दर्शाते हैं, उसको शो करते हैं। और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो शेप देते हैं, जो आकार देते हैं, उसे कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक शेप देता है, एक आकार देता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि एक सुपीरियर, एक बॉस के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। वो एक बॉस के नीचे उतने ही लोगों को, उतने ही सबऑर्डिनेट्स को रखता है जितने एक बॉस के द्वारा इफेक्टिवली यानी प्रभावशाली तरीके से मैनेज हो सके। एक सुपीरियर उन पे कंट्रोल रख सके, उन्हें अच्छी तरह मैनेज कर सके। इसी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की मदद से हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाते हैं। यानी इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमें मैनेजमेंट के कितने लेवल्स बनाने हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल। अब ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है एक बिजनेस की नेचर और उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर। एक बिजनेस किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, उसके बिजनेस की क्या नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसे बनाने के लिए टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उतने ही जितने फंक्शंस होते हैं उतने ही सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। और ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स किसको रिपोर्ट करते हैं, किसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ यानी अपने हेड के साथ। इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो यहाँ पे बना हुआ है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जब टोटल वर्क को डिवाइड किया गया तो उसमें 4 डिपार्टमेंट बनाए गए। पहला ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा फाइनेंस एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए और इन डिपार्टमेंट्स को फर्दर
सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए, पैकेजिंग के लिए अलग, एडवर्टाइजिंग के लिए अलग और सेलिंग के लिए अलग। तो इस तरह फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड फंक्शंस जॉब्स टुगेदर। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो डिज़ाइन है जिसमें सिमिलर नेचर के फंक्शंस या कार्यों को किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया गया है 4 डिपार्टमेंट्स में, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड रखा गया है और ये हेड मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जब स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल माना गया है? फंक्शनल स्ट्रक्चर उन एंटरप्राइजेज, उन बिजनेस के लिए सूटेबल है जो सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी टीवी बना रही है या मोबाइल फोन्स बना रही है तो वो एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वहाँ पे उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर ही उसके लिए सूटेबल माना जाएगा। तो यहाँ पे सूटेबिलिटी की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर लार्ज स्केल पर एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वो अपने फंक्शंस को, अपने कार्यों को डाइवर्सिफाई यानी डिवाइड कर रही है डिफरेंट सुपीरियर के अंडर। तीसरा, ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट बना रही है और उसे उस प्रोडक्ट की हर चीज़ में एक स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार करेगी। यहाँ पे ध्यान देना है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ कहा गया है कि अगर क्वेश्चन में डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ की बात हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, और अगर यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होगा तो वो डिविजनल फंक्शन स्ट्रक्चर की बात होगी। आइए अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो डिविजनल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। A divisional structure is the organizational structure which comprises of separate business unit, यानी वो अपने सेपरेट यूनिट बनाती है। जितने प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट यूनिट या डिवीज़न का निर्माण करती है, और लोगों को यहाँ पे ग्रुप्स यानी ग्रुप्ड किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कंपनी फुटवेयर भी बना रही है और गारमेंट्स भी बना रही है, जैसे यहाँ हमने फ्लो चार्ट दिखाया है चार्ट में कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक फुटवेयर और दूसरा गारमेंट्स। तो यहाँ पे हमें दोनों के लिए अलग अलग यूनिट बनाने हैं क्योंकि दोनों के लिए हमें अलग तरह की मशीनें चाहिए, अलग तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लेबर के अंदर जो स्किल चाहिए वो भी डिफरेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग 2 यूनिट या 2 डिविजन्स बनाएंगे। जितने प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उतने ही डिविजन्स बना दिए जाएंगे। फुटवेयर डिवीज़न के नीचे भी 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 कार्य में डिवाइड किया गया है टोटल वर्क को, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। और दूसरी तरफ गारमेंट डिवीजन्स के नीचे भी हमने टोटल वर्क को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि अगर एक ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ऐसे स्ट्रक्चर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल माने जाते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हैं जहाँ पर लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है
नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अपने न्यू प्रोडक्ट को ऐड करके, तो उसके लिए नए यूनिट के लिए उसे और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, या फिर वो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाना चाहती है, या फिर वो न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज करना चाहती है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर उसके लिए सूटेबल है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज साइज़ की है, जहाँ पे हमें अपने नंबर ऑफ फंक्शंस को डिवाइड करना है, जहाँ पे हमें हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन चाहिए। लेकिन डिविजनल में अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है और हमें नए एम्प्लॉयज़ को ऐड करने की ज़रूरत है या न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम पहले बात करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर में की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की।